हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि मंजिल मिलेगी जरूर भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। और सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो हार के बाद भी रुकते नहीं। तो इसी के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी जीडी के वो सवाल लेके आया हूँ जो हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वही क्वेश्चंस जो रेलवे का अभी एग्जाम हाल ही में चल रहा है एनटीपीसी का, उसमें भी वही कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन, केवल डिजिट संख्याएं बदल बदल कर वही क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं रेलवे में भी। तो वही आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट्स हो रहे हैं एग्जाम में। जो एसएससी का जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में कई शिफ्टों में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, और अभी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी में भी इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसको लेवल बढ़ाकर पूछा जा रहा है। पहले मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में वो क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी एग्जाम में पूछे गए हैं। समझिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय यानी खर्चा 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई? तो सबसे पहले इसकी जो इनकम यानी आय आप लिखिए। आय कितनी है? 13,500, और उसका व्यय यानी खर्च व्यय कर रहा है वो 9,000 रुपये। अच्छा, अब एक चीज बताइए, इनकम उसकी 13,500 है, उसमें से 9,000 वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करता होगा वो? इसमें से इसको माइनस करेंगे 4,500, यानी 4,500 रुपये की वो बचत करता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में बना लो। सबसे पहले इसको काट दो, 45 से कट जाएगा ये 45, एक बार कट जाएगा 0, 100 बार। 45 दूनी 90, ये 200 बार कट जाएगा। और 45 दिया 135 होता है, तो ये 300 हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो ये रेशियो हो गया इनका, मानो। अभी कह रहा है कि मासिक आय में 14% की वृद्धि। मासिक आय में 14% की जब वृद्धि होगी तो इसमें 300 का 14% कितना हो जाएगा? इसमें 14% की वृद्धि कर देंगे तो 300 का 14% हो जाएगा आपका। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। 100 से 300, ये 3 जीरो कट गया, 14 थी 42, यानी 42 की वृद्धि हो गई इसमें। तो 14% मतलब 42 हो गया, तो ये हो जाएगा 342, यानी इसकी इनकम वृद्धि करने के बाद 342 हो गई। और जो व्यय है उसमें 7% की वृद्धि कर रहा है, तो 7 दूनी 14, 7% वृद्धि करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 214। इसी तरह निकाल लीजिएगा। अब एक बात बताओ, अब उसकी इनकम 342 रुपये है और व्यय यानी खर्चा वो 214 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसमें इनकम में से उसका खर्चा घटा देंगे तो अभी की जो बचत है, प्रेजेंट की बचत आ जाएगी 128। ठीक है। अभी उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? पहले उसकी बचत कितनी थी? 100 थी, और अभी उसकी बचत जो है 128 हो गई है। तो आप बता सकते हैं ना कितनी वृद्धि हो गई? 28% की वृद्धि हो जाएगी। 100 पे 28 बढ़ गया तो 28%। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आप कंसेप्ट समझ पाए होंगे। अब इसी कंसेप्ट पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं वो आपको बताने वाला हूं। हाँ तो दोस्तों, यही क्वेश्चन है आपका जो एसएससी में और अभी रेलवे में भी पूछा गया है। यही केवल संख्याएं चेंज की गई हैं, बाकी कंसेप्ट वही है जो अभी मैंने बताया था आपको। तो उसी कंसेप्ट से कोशिश करते हैं।
पहले आप कोशिश कीजिए करने के लिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में 40.5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है, तो 175% का मतलब हो गया आपका 175/100। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो इसको काटेंगे 25 से 7 बार और इसको काटेंगे 25 से 4 बार, इसका फ्रैक्शन हो गया 7/4। इसका मतलब है कि उसकी व्यय उसकी बचत से 7/4 अधिक है, मतलब 4 से 7 अधिक है उसकी बचत, सॉरी व्यय। तो व्यय हो गया उसका 7 और 4 11 और बचत हो गई उसकी 4। जब 11 खर्च कर रहा है, 4 बचा रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी इनकम भी आ जाएगी। तो उसकी आय लिख लेते हैं। आय कितनी होगी उसकी 15। अभी इसको आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसमें 0 0 बढ़ा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये रेशियो में इसको मानेंगे। अब वो व्यय में वृद्धि करेगा तो उसमें वृद्धि की जाएगी, बचत में वृद्धि या कमी करेगा तो इसमें करी जाएगी, आय में वृद्धि और कमी करेगा तो उसमें की जाएगी। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है। अब व्यय उसका 1100 है, 1100 में अगर 12% की कमी करेंगे तो 12% कितना हो जाएगा इसका 1100 का 12% हो जाएगा 11 दूनी 132। तो ये हो जाएगा 132 की इसमें कमी हो जाएगी, तो 132 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 968। 12% हो गया इसका 132, 132 माइनस कर देंगे 11 में से। इसके बाद बचत की बात करें तो बचत में 40.5% की वृद्धि कर रहा है, तो इसमें अगर 40.5% की अगर वृद्धि में कर दूंगा तो इसका 40.5% निकालेंगे तो आप ये हो जाएगा इसका 168, आप निकाल लीजिएगा। तो 168 की वृद्धि इसमें 400 में हो जाएगी, तो इसकी बचत अभी हो जाएगी 568। क्लियर है। अभी उसका खर्च है 968 और बचत है 500, सॉरी 162 होगा, ये 162 की वृद्धि हो जाएगी तो ये 562 हो जाएगा। अभी इसको ऐड करेंगे हम तो उसकी अभी जो लेटेस्ट वर्तमान आय आ जाएगी, तो ये ऐड हो जाएगा 8 और 2 10 की 0, 6 और 6 12 और 1 13 और 9 और 5 हो जाएगा आपका 14 और 1 हासिल 15, यानी 1530 इसकी इनकम अभी हो चुकी है। तो आय में कितने % वृद्धि हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो आय में देखिए कितने % वृद्धि हो रही है, ये 30 बढ़ गया ना, तो 30 अब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए जितनी वृद्धि हुई है उसको लिखेंगे, और किस में वृद्धि हुई है 1500 में, उसको लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 15 से ये 30 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो 2% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए और अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, रमन की आय 75,400 है, वह अपनी आय में से 23% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में ये ऑप्शन दे रखे हैं कितनी वृद्धि या कमी होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का है। अभी इस बार का जो पेपर हुआ है SSCGD का, उसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली बार से थोड़ा सा उसका लेवल बहुत अच्छा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी कंसेप्ट पे से भी करते हैं। तो एक चीज बताइए, वह अपनी आय में से 23% की बचत करता है, हम मानते हैं उसकी आय
अगर 100 है और बचत वो कर रहा है कितनी, 23 की उसमें से बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, खर्च यानी व्यय 77 कर रहा होगा। 77 और 23 मिलकर उसकी 100 हो गया, आय होगी। अभी इसको रेशियो में मान लीजिए, सेम कंसेप्ट। अभी क्या करते हैं, यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, तो आय उसकी 100 है, 27% इसमें वृद्धि हो जाएगी, 27% वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। इसके बाद में खर्च, व्यय में 50% की वृद्धि कर रहा है वो, तो 77 का 50% यानी आधा कितना हो जाएगा, 38.5। तो 38.5 की इसमें वृद्धि कर देंगे, इसमें 38.5 यानी 50% की अगर मैं वृद्धि कर दूंगा, तो 38.5 और 77 कितना हो जाएगा, 115.5। ठीक है। अब एक बात बताइए कि आय उसकी 127 है, उसमें से 115.5 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी कर रहा होगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11.5, यानी उसकी बचत है 11.5। अब पहले वो बचत करता था 23 रुपए की, अभी बचत करता है वो 11.5 की, तो कितनी कमी हुई है इसमें, जस्ट इसका आधा है, आधा मतलब 50% की कमी हो गई सीधी सीधी। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए। अब पूछा है उसने कि उसकी बचत में कितनी कमी या वृद्धि हुई। बचत में परसेंटेज में तो 50% कमी हुई, लेकिन वो पूछा है रुपए में। तो रमन की आय कितनी दे रखी है, रमन की आय दे रखी है यहां लिख लीजिए 75,400, इतना। इसकी आय में से 23% की बचत करता है, तो बचत उसकी निकालने, इसका 23% निकाल देंगे तो बचत आ गई। अब इसमें कमी हुई है कितने की, 50% की, तो 50% की कमी कर, सॉरी 23% हो जाएगा ना यहाँ, तो 50% की यहाँ कमी कर दी। अब 50 से 100 कट जाएगा 1/2 बार, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 का यहाँ भाग दे देंगे, 2 तिया 6 और 2 7 14 और 2 7 14, 377 गुणा 23 करेंगे, 377 गुणा 23 बचा 3 7 21, 21 का मतलब इकाई अंक 1 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में इकाई अंक एक ही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा, गुणा करने की भी आपको जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको करने का एक आसान तरीका हम बताएंगे आपको, नहीं तो आप इस क्वेश्चन में उलझ जाओगे और आंसर निकाल नहीं पाओगे। देखिए इसमें लगाइए आप कंसेप्ट, कौन सा, एलिगेशन का। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी जिले की जनसंख्या 3,85,000 है जिसमें 1,68,000 पुरुष और 52% जनसंख्या साक्षर है। यदि 21% पुरुष साक्षर यानी पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ी लिखी महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, है भाई, पढ़ी लिखी महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। तो पेन कॉपी उठाइए और करिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो मैं मानूंगा कि आप पेपर में आराम से अपने अच्छा स्कोर मैथ में कर पाओगे। चलिए देखिए इसमें लगाते हैं हम एलिगेशन। एलिगेशन मेथड से हो जाएगा ये शॉर्टकट, कम टाइम में हो जाएगा। कैसे करेंगे,
जो 21% साक्षर पुरुष हैं, यहाँ लिखते हैं आप मेल और यहाँ लिख लीजिए फीमेल, है भाई। तो मेल का परसेंटेज कितना है? 21% मेल पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं पता नहीं पूछ रहा है। और टोटल मेल और फीमेल मिलाकर साक्षर यानी पढ़े लिखे कितनी जनसंख्या है? 52%। उसको लिखेंगे आप मध्य में, ठीक है। अब इसका यहाँ पे आएगा अंतर रेशियो में और इसका यहाँ पे अंतर आएगा रेशियो में, यानी यहाँ पे जो आएगा वो मेल का रेशियो आएगा और यहाँ पे आएगा वो फीमेल का रेशियो आएगा। तो मेल का और फीमेल का रेशियो आप निकाल लीजिए जनसंख्या में से। अगर मैं इसको 3 जीरो से 3 जीरो काट दूँ हैं और 7 से मैं काटूँ इसको, तो 7 5 35, 7 5 35 और बचा 7 5 फिर 35, ये 7 से कट गया और 7 दूनी 14 और 7 चौको 28, ये 24 बार कट गया। अगर टोटल जनसंख्या 55 है तो उसमें से 24 मेल हैं, 24 मेल हैं, तो फीमेल कितने होंगे? 55 में से 24 घटा दो, फीमेल 31 होंगी। ये मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। ये मेल और फीमेल का यहाँ पे पढ़े लिखे का परसेंटेज आएगा, ये जनसंख्या का रेशियो है। अब देखिए इन दोनों का अंतर यहाँ आता है और इसका यहाँ पे कोई संख्या होगी उसका इसका अंतर यहाँ पे आता है। तो 52 और 21 का अंतर 31 तो आया गया, सही है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या होगी उसका और इसका अंतर 24 आया है, तो इसका मतलब यहाँ संख्या क्या होगी? इन दोनों को जोड़ के देख ले, 2 और 4 6 और 5 और 2 7, यानी यहाँ 76% रहा होगा, तभी तो 76 में से 52 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। तो 76% फीमेल क्या है? साक्षर। 76% आपका आंसर हो जाएगा, है ना बढ़िया तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 11% की वृद्धि हो? बहुत बढ़िया। तो उठाइए पेन कॉपी और करिए सॉल्व। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, अगर पेट्रोल का मूल्य हम मानते हैं 100 रुपये लीटर है, पेट्रोल का मूल्य 100 रुपये लीटर है और उसमें 85% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका मूल्य बढ़कर कितना हो जाएगा? 185। ठीक है। अभी जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं तो अपने खर्चे पर केवल 11% ही वृद्धि करूंगा, यानी 100 रुपये में वो 1 लीटर पेट्रोल ले रहा था, अभी वही 1 लीटर पेट्रोल 185 रुपये में आ रही है। तो वो बोल रहा है कि मैं तो भैया सिर्फ अपना व्यय जो खर्चा है वो 11% ही बढ़ाऊंगा, यानी 111। मैं तो 111 रुपये में ही पेट्रोल खरीदूंगा चाहे कितनी भी आए। अब उसकी जो खपत में कितनी कमी हो जाएगी, यानी 185 में 1 लीटर पेट्रोल अब आ रही है, तो उसको 111 रुपये में कितनी पेट्रोल मिलेगी तरीके से पूछ रहा है। तो कितनी प्रतिशत कमी हो जाएगी उसमें? तो बताओ कितनी कमी हो जाएगी इसमें? इसको माइनस कर दिए 37, सॉरी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होने से वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि होने वाले खर्चे व्यय में केवल 11% की ही वृद्धि हो? तो माना
पेट्रोल का मूल्य था 100 रुपये लीटर। अभी वो 100 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई है, 85% बढ़ गई, तो 185 रुपये लीटर हो गई पेट्रोल। लेकिन जो पेट्रोल 1 लीटर पहले 100 रुपये में आ रही थी, वही 1 लीटर पेट्रोल अब 185 रुपये में आ रही है। लेकिन जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं तो अपनी खपत में यानी खर्चे में इतनी वृद्धि नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ अपने खपत में सिर्फ 11% ही वृद्धि करूंगा, केवल 11% की ही वृद्धि मैं तो करूंगा। तो यानी वो 111 रुपये ही खर्च करेगा। तो वो उसे कितनी कमी करनी पड़ेगी खपत में, यानी खर्चे में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो 185 और 111 से 185 में कितनी कमी होगी, इसको माइनस कर दीजिए। 5 में से गया 4 और 8 में से गया 7 और 1 में से गया 0, यानी 74। 74 रुपये की उसको कमी करनी पड़ेगी। कितने में से, 185 में से, इंटू 100। अगर परसेंटेज में पूछता है तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो काट लो भैया। कैसे कटेगा बताओ। 74 37 से काटो, 37 दूनी 74 और 37 पंजे 185। 5 से काट दो 20 बार, और 20 गुणा दो 40, यानी 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर रहा। कक्षा एक्स के 3 सेक्शन ए बी सी में विद्यार्थियों का अनुपात 5-4-7 है। यदि सेक्शन ए बी और सी में क्रमशः 15, 16 और 9 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 10, 9, 11 हो जाता है। नए प्रवेश के बाद कक्षा एक्स में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले ए बी और सी का रेशियो दे रखा है 5, 4 और 7। तो इसको 5x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए, इसको 7x मान लीजिए। तो ए और बी लिखें हम 5x बटे 4x, ए बी लिखिया। सी की हमें आवश्यकता नहीं है, ए और बी से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए में कितना वृद्धि हुई है, 15 की, तो यहाँ 15 की वृद्धि हो गई और 16 की वृद्धि हो गई बी में, बराबर ए और बी का रेशियो बदलकर कितना हो जाता है, 10:9, यानी 10/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 का 5 से गुणा करेंगे 45x हो जाएगा, प्लस 15 नम्मा के 135, बराबर 10 का गुणा 4 से करेंगे 40x, प्लस 16 दाढ़ी के 160। 40 को इधर लेके आ जाइए, 5x हो गया ये, बराबर 135 को यहाँ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 25 बचेगा। 5 से काट दीजिए 25 को, x की वैल्यू आ गई आपकी 5। टोटल ए बी सी सेक्शन को मिलाकर कितना हो गया, 5 और 4 9 और 7 16, यानी 16x। x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू रख दो, यानी टोटल स्टूडेंट्स की संख्या आ गई हमारी 80। ये है आपकी टोटल संख्या। लेकिन ये पहले थी, वृद्धि से पहले। लेकिन जब नए स्टूडेंट 15, 16 और 9 आ गए तो अब वो और ऐड कर देंगे, कितना हो गया 15 और ये 15 30 और 9 और 1 10 40। तो 40 स्टूडेंट्स और आ गए, तो 80 और 40 हो गए आपके 120। यानी अब नए विद्यार्थियों का जो योग है वो हो जाएगा 120, यानी आपका 120 इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है। इसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। देखो, लड्डू का मतलब हो गया गोलाकार, एक गोला ही हो गया। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो लड्डू गोलाकार है। तो एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक
गोला का लड्डू है, तो बड़ा वाला जो लड्डू है उसका आयतन कितना हो जाएगा, बड़े वाले लड्डू का आयतन हो जाएगा बड़े, चलो ऐसे मत लिखो, सीधा सीधा लिखते हैं, तो इसका आयतन निकालते हैं, तो 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू 7 है तो रख दो, 7 का क्यू है तो उसको 7 गुणा 7 गुणा 7 हो गया, ठीक है। इसमें भाग दे देंगे छोटे वाले लड्डू के आयतन का, यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आयतन का, तो उसका हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब देखो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3.5 से 7 को काटेंगे 2 बार कटेगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा और इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ग्राहक 40% की छूट या 25 और 15 की दो क्रमिक छूटों में से किसी एक का चुनाव करने में असमर्थ था, दोनों छूटों में क्या अंतर है। देखिए ये तो एक 40% की छूट दे ही रखी है, इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको। इसमें 25% और 15% की दो छूटों को मिलाकर एक छूट बनाना है आपको, तो उसको करने का आपको एक फॉर्मूला है। क्रमिक छूटों को एक छूट बनाने के लिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। x का मतलब है पहली छूट और y का मतलब है दूसरी छूट, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा ये 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणा 15 अपॉन 100, 25 और 15 ये हो जाएगा 40 माइनस, यहाँ से आप या तो इसका मल्टीप्लाई कर लो या काट दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 पन्ना 175, मतलब ये हो जाएगा 375, ठीक है। और डबल जीरो की यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो 40 से कितना कम है 3.75, यही 40 और इसका अंतर आ जाएगा, तो 3.75 इज द राइट आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सामने रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका है कि 100% अंक होते हैं, कोई भी चीज़ 100% मानते हैं, तो जब कोई विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है पास होने के लिए और वो 68 अंकों से फेल हो जाता है, तो अगर इसके पास 68 अंक और होते तो ये पास हो जाता, ये पासिंग मार्क्स हो गए इसके बराबर। वहीं दूसरी कंडीशन क्या है कि 50% दूसरा विद्यार्थी परसेंट नंबर लाता है और उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक लेके आता है, तो अगर 42 अंक में इसमें से माइनस कर दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गए, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, दोनों इक्वल टू हो गए। अब परसेंटेज क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 25 बचेगा, ये 25% हो जाएगा, बराबर अगर -42 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 68 और 42 को जोड़ देंगे, 8 और 2 10 और 6 4 10 यानी 110 हो जाएगा। तो 25% की वैल्यू 110 आ गई, 1% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 110 अपॉन 25 हो जाएगा। और टोटल मार्क्स कितने थे, अधिकतम अंक 100% माने थे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 110/25 गुणा 100, 25 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 का गुणा 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 1 0 यानी 440 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि सचिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सचिन की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें औसत गति पूछ रहा है, तो
औसत गति का एक फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी, यानी कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो बात करें कि कुल दूरी कितनी तय की है सचिन ने, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटे उसने दूरी तय की होगी। तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर दूरी तय की होगी। क्लियर है। उसके बाद में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 80 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो 80 यहाँ डिस्टेंस तय किया उसने, तो टोटल डिस्टेंस उसने 200 किलोमीटर तय कर लिया। कुल दूरी आ गई आपकी ये वाली। कुल समय की बात करें तो 2 घंटे तो उसको यहाँ लगे 60 किलोमीटर दूरी तय करने में, 60 किलोमीटर की स्पीड से, सॉरी। और 40 की स्पीड से 80 किलोमीटर अगर वो चला है, तो 80 किलोमीटर चला है वो 40 की स्पीड से, तो दूरी बट्टे चाल बराबर समय आ जाएगा 2 घंटे। यानी 2 घंटे उसने यहाँ समय लिया है और 2 घंटे यहाँ लिया है, टोटल उसका समय हो जाएगा 4 घंटे। तो समय आ जाएगा उसका 4 घंटे। तो कुल दूरी हो गई उसकी 200 किलोमीटर और कुल समय हो गया 4 घंटे। तो कुल दूरी बटे कुल समय, इससे इसको काट देंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आज की यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं।